बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। अगेन पुट आउट योर कॉपीज एंड पेन्स, ओपन अप योर आईज, ईयर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रेन। आप में से यहाँ मुझे डेड बॉडीज बैठी हुई नजर ना आए, बल्कि जिंदा लोग नजर आए जो इल्म हासिल करने की जुस्तजू और ख्वाहिश रखते हैं। राइट, सो हम चैप्टर नंबर 6 के लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस करने वाले हैं क्या, रेस्पिरेशन इन प्रोकैरियोट्स। और इसके लिए मैंने ये ऑलरेडी लिख रखा है आप लोगों के पास, रेस्पिरेशन जरा नए डिफरेंट स्टाइल में। और आप जरा गौर से अगर देखें इस डायग्राम को, तो मेरी इस पर्टिकुलर लाइन के साथ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को आपस में जोड़ रही है, उसके साथ एक ग्रेजुअली इंक्रीजिंग टेपर लाइन लगाई। और ये जो टेपर लाइन है बेसिकली वो बता रही है किस चीज को, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को। राइट, तो आपको नजर आ रहा है कि यहां पे शायद जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीजन की वो बिल्कुल जीरो पे है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट कि इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज जीरो। और यहां पे अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो जो कॉन्सेंट्रेशन है इट इज मैक्सिमम, मे बी इक्वलेंट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। राइट, तो बैक्टीरिया की हुई मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स 4 टाइप्स। एन एरोब्स, एन एरोबिक, एन का मतलब होता है स्टूडेंट्स विदाउट, राइट, और एरोबिक का मतलब होता है व्हाट, ऑक्सीजन। तो एक ऐसा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो विदाउट ऑक्सीजन रहना पसंद करता हो, उसे हम नाम देते हैं एनएरोब्स। आप लोगों ने ये बात बड़े गौर से ध्यान से सुननी है स्टूडेंट्स, कि वो वाले बैक्टीरिया की जो ऑक्सीजन के बगैर रहना पसंद करते हैं, अगर मैं उन्हें ऑक्सीजन दे दूं तो दे बिगिन टू डाई, वो मरना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इन पर्टिकुलर बैक्टीरिया को अपनी लेबोरेटरी में कल्चर करना चाहता हूं, तो फिर मुझे एब्सोल्युटली ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। राइट, तो उसके लिए हम स्पेशल एनएरोबिक चैम्बर्स यूज करते हैं जो ज़ाहिर एनवायरनमेंट से सील होते हैं, और उसमें हम ऐसा केमिकल भी डालते हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस किस्म के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया। फिर अगर जरा आप नंबर 2 स्टेप पे ऊपर मूव करते हैं, जो से जरा हायर लेवल पे नजर आ रहा है आप लोगों को, तो यू मे सी कि यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की डेफिनेटली एज कंपेयर टू एनएरोबिक एनवायरनमेंट ज्यादा है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। इसलिए मैंने वर्ड यूज किया है माइक्रो का मतलब थोड़ी सी, यानी कि अगर इनको थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल जाए, माइक्रो का मतलब स्टूडेंट्स क्या है, थोड़ी सी, यानी कि अगर इन्हें हम थोड़ी सी मिकदार दे दें ऑक्सीजन की तो ये नहीं मरेंगे। राइट, तो इन्हें हम बोलते हैं माइक्रो एरोफाइल्स। अब एरो का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, ऑक्सीजन O2, और फिलिया का मतलब क्या होता है, लव। राइट, तो दीज पर्टिकुलर बैक्टीरिया लव टू ग्रो इन लोअर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। राइट, फिर हम एक और बात याद रखनी है आप लोगों ने कि हम इनके लिए एग्जाम्पल्स भी याद करेंगे। तो जो एनारोबिक बैक्टीरिया है उसकी जो एग्जाम्पल आप लोगों की बुक में कोटेड है, दैट इज अ वेरी वेरी डेंजरस बैक्टीरियम, दैट इज कॉल्ड एज स्पाइरोकीट। स्पाइरोकीट, राइट। अब ये वाला ऑर्गेनिज्म जाहिर है एक स्पाइरल है और बहुत ही थिन सा स्पाइरल है, इसीलिए स्पाइरोकीट है। राइट, और ये डिफरेंट किस्म की बड़ी हार्मफुल डिजीजेस कॉज करने का वजह बन सकता है, फॉर एग्जांपल गनोरिया। माइक्रोएरोफाइल में मेरे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म आए कि जो थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन में सर्वाइव कर सकते थे। राइट, तो माइक्रोएरोफाइल की जो एग्जांपल आप लोगों की बुक में से हम लोगों को मिलती है, उसका नाम है स्टूडेंट्स कैम्पाइलोबैक्टर। क्या नाम है उसका, कैम्पाइलोबैक्टर। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप लोगों ने ये वाला बैक्टीरियम अपनी लेबोरेटरी में ग्रो करवाना है, कल्चर करवाना है,
तो उस पर्पस के लिए आप लोगों को थोड़ी सी ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। बिल्कुल एनारोबिक कंडीशंस में ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे। अगली जो हमारे पास कैटेगरी आती है बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ टॉप टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, वो क्या है स्टूडेंट्स? फैकल्टेटिव एरोब्स। तो मैंने जान के यहाँ पे फैकल्टेटिव का मतलब है थोड़ी ज्यादा ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे यूज किया, और टेटिव और एरोब मैंने डायरेक्टली रेड लिखा है ताकि आपको पता चले कि इस वाले केस में बहुत ज्यादा जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है वो भी गुजारा कर सकती है, और अगर कॉन्सेंट्रेशन कम भी हुई तो भी गुजारा हो सकता है। इट मीन्स कि ये वाले ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो विद एंड विदाउट ऑक्सीजन। लेकिन चूंकि इसके लिए हमने वर्ड एरोब यूज किया हुआ है तो इनकी प्रेफर्ड एनवायरनमेंट बहरहाल प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, राइट? सो प्रेफर्ड एनवायरनमेंट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए हमने इस ग्रुप को ज्यादा करीब किसके रखा है स्टूडेंट्स? डेफिनेटली एरोब्स के। और इसकी जो एग्जांपल आप लोगों की बुक में कोट की गई है वो साइंटिस्ट का ऑल टाइम फेवरेट बैक्टीरियम है, दैट इज इकोलाई। और आखिर पे स्टूडेंट्स जो बैक्टीरिया हमारे पास आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज एरोब। तो इट लव टू ग्रो in higher concentrations of what? Oxygen। और इस पर्टिकुलर ग्रुप की जो एग्जाम्पल है इट इज सूडोमोनास एरोजिनोजा नेम इंडिकेट कर रहा है, लेकिन भाल आप सूडोमोनास तक ही याद कर लें तो इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू टू स्कोर मार्क्स इन लाहौर बोर्ड एग्जामिनेशंस, राइट? सो ये है स्टूडेंट्स मेरे पास 4 टाइप्स इसकी बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? रेस्पिरेशन। अब हम मूव कर रहे हैं बहुत क्विकली नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो अगर मेरे पास स्टूडेंट्स एक बैक्टीरिया बहुत छोटे से साइज का है, मींस ये अभी पैदा हुआ है, तो आपको पता है जब बच्चा दुनिया में तशरीफ लाएगा तो वो डेफिनेटली साइज में छोटा होगा, और फिर उसके बाद वो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो अपने माँ बाप के साइज के बराबर हो जाएगा, राइट? इस सारी की सारी फेज को कि जब एक बच्चा अपने माँ बाप के कद के या उनसे बड़ा हो जाता है या बराबर हो जाता है, इसे हम नाम देते हैं किसका? ग्रोथ का, राइट स्टूडेंट्स? फिर उसके बाद बैक्टीरियम वही काम करेगा ज़ाहिर जो उसके पेरेंट्स ने किया, मींस कि दे विल गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिजम्स। तो फिर ये दोबारा से क्या करेगा? एक बैक्टीरियम प्रोड्यूस करेगा या मल्टीपल बैक्टीरियम प्रोड्यूस करेगा, समथिंग लाइक इट, फॉर एग्जांपल ऐसे, और फिर ये बैक्टीरियम दोबारा उसी फेज से गुजरेगा जिससे उसका पेरेंट बैक्टीरियम गुजरा था, मीन ग्रोथ के फेज से गुजरेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर एक बैक्टीरियम ने अपना साइकिल कंप्लीट करना है तो उसे 2 काम करने हैं, नंबर 1 ग्रोथ एंड नंबर 2 इज रिप्रोडक्शन। तो किसी भी स्पीशीज के इस दुनिया पे एग्जिस्ट करने के लिए यही 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अगर वो बड़ा नहीं होगा तो जाहिर है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेगा तो ग्रोथ करने के लिए रॉ मटेरियल प्रेजेंट नहीं होगा, राइट? तो दोनों चीजें मिलकर बेसिकली क्या बना रही हैं? इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जनरेशन टाइम, राइट? तो एक ऑर्गेनिज्म के प्रोड्यूस होने से लेकर अगले ऑर्गेनिज्म के प्रोड्यूस होने तक का जो टाइम है इट इज कॉल्ड एज जनरेशन टाइम। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को आना चाहिए। तो यूजुअली हम लोग ये बात करते हैं कि बैक्टीरिया नॉर्मली 20 मिनट्स में डबल हो जाते हैं, तो इस लिहाज से जो बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम है इट इज अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ज्यादा कम हो सकता है। सो एनी हाउ, अब हमने अंडरस्टैंड करना है अगर एक बैक्टीरिया बड़े होते 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 अपने पेरेंट के साइज के बराबर हो गया है तो फिर ये क्या करेगा? मैंने आंसर दिया था रिप्रोड्यूस करेगा। तो आए हम देखते हैं कि बैक्टीरिया कितने तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो यहां पे हम हेडिंग लगा रहे हैं रिप्रोडक्शन टाइप्स। तो स्टूडेंट्स आंसर ये है कि हम जो बैक्टीरियम है ये 2 तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस वाले केस में एक ऑर्गेनिज्म ही काफी है टू प्रोड्यूस
इट्स डिसेंडेंट्स। लेकिन जो दूसरी टाइप की रिप्रोडक्शन है उसे हम लोग नाम देते हैं व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एटलीस्ट हम लोगों को 2 ऑर्गेनिज्म चाहिए होते हैं, राइट। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी आर इन नीड ऑफ एटलीस्ट 2 ऑर्गेनिजम्स, 2 ऑर्गेनिजम्स और 2 बैक्टीरिया। जबकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म ही अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। तो बैक्टीरियम या बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड यूज करते हैं उसे हम लोग नाम देते हैं स्टूडेंट्स क्या, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन। अब इस वाले केस में बाय का मतलब होता है 2, राइट, और नेरी का मतलब होता है बॉडी, और फिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। इस वाले केस में एक बैक्टीरियम 2 बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाएगा। लुक एट दिस कि ये मेरे पास एक बैक्टीरियम था, ये वाला, और उसके पास एक सिंगल सर्कुलर क्या प्रेजेंट था स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम। फर्स्ट कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक एग्जिस्टिंग क्रोमोसोम है जो पहले से मौजूद था। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होगी या रेप्लिकेशन होगी, और उसके रिजल्ट में इस पर्टिकुलर बैक्टीरियम की बॉडी में 2 क्रोमोसोम बन जाएंगे। यू मे सी ओवर हियर कि ये कुछ हो गया मेरे पास, ये एक पहले से प्रेजेंट क्रोमोसोम था, और आपको डिफरेंशिएट करने के लिए सिर्फ हम डिफरेंट कलर यूज कर रहे हैं, अदरवाइज बिल्कुल उसकी डिटो कॉपी है। तो ये एक क्रोमोसोम मेरे पास और बन गया है, समथिंग लाइक इट। तो लिख देते हैं आप लोगों के लिए सिर्फ समझाने के लिए कि ये मेरे पास एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है, और ये मेरे पास एक ओल्डर डीएनए, राइट। अब नेक्स्ट फेज में स्टूडेंट्स होना क्या है, अगली फेज में ये दोनों के दोनों डीएनए दे बिगिन टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, समथिंग लाइक इट कि ये बैक्टीरियम था मेरे पास। अब एक जो डीएनए है ये मूव कर गया है से न्यू वन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड में मूव कर गया मेरे पास, और जो ओल्डर डीएनए है इट इज बेसिकली लाइंग समवेयर हियर, ये दूसरी साइड पे मूव कर गया, राइट। अगले फेज में स्टूडेंट्स क्या होगा बाइनरी फिशन के, कि अब इसमें सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन इट विल बिगिन टू इनवेजिनेट। लास्ट टाइम डिस्कस किया था मैंने कि टू फोल्ड इनवर्ड, कि इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये मूव करना शुरू कर दिया है, इसने इनवर्ड अंदर की तरफ को मूव हुई, और ये प्रोसेस चलता रहा यहां तक कि ये बिल्कुल दरमियान में आके फ्यूज हो गए, राइट। इस वाले केस में हमने साइटोकाइनेसिस भी कर लिया है और कैरियोकाइनेसिस भी कर लिया है, मींस मैंने क्रोमोसोम को भी डिवाइड कर लिया है और न्यूक्लियस को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ये 2 काम होने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ डिवीजन ऑफ सेल वॉल रह जाती है, जिसमें जाहिर है मेरे पास एंजाइम्स आएंगे जो सेल वॉल को स्पेसिफिक पॉइंट से ब्रेक कर देंगे, और उसके रिजल्ट में ये प्रोड्यूस हो जाएंगे मेरे पास क्या, 2 डॉटर बैक्टीरियम, एक ये वाला बैक्टीरियम स्टूडेंट्स और एक ये वाला बैक्टीरियम, राइट। इन दोनों के अंदर जाहिर है अब प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन, और जो एक बैक्टीरियम है उसके अंदर प्रेजेंट है ओल्डर डीएनए, समथिंग लाइक इट, और ये मेरे पास दूसरे बैक्टीरियम में प्रेजेंट है न्यू डीएनए। इस सारे के सारे प्रोसेस को, जिसमें एक इंडिविजुअल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, बाइनरी फिशन का, राइट। अब अगली बात कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टूडेंट्स बैक्टीरिया में 3 डिफरेंट टाइप्स रिपोर्टेड हैं, राइट। उसको हम यूं ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर 1 जो पहली टाइप है उसे हम नाम देते हैं कॉन्जुगेशन का। ये लफ्ज हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें 2 डिफरेंट मेटिंग टाइप्स क्या कर रही हैं, आपस में मिल रही हैं, और मिलने के बाद वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, और उसके बाद वो नई वैरायटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। लेकिन
बैक्टीरिया में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को शेयर करने का, चेंज करने का एक और मेथड भी है, और उस मेथड को हम नाम देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर मूवी डेफिनेटली देखी होगी, तो उसमें पता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म डिफरेंट शेप्स अज्यूम कर लेता है। तो सिमिलरली अगर मेरे पास एक किस्म का बैक्टीरियम किसी और टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है, मिसाल के तौर पे एक ऐसा बैक्टीरियम जो डिजीज कॉज नहीं कर सकता था, अब वो डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाए, तो जाहिर है उसको ये जीन कहीं से इंपोर्ट हुआ होगा, मिला होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन एक और वे भी हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है, और उसको हम लोग नाम देते हैं व्हाट? ट्रांसडक्शन। अब जो ट्रांसडक्शन है, उस वाले केस में स्टूडेंट्स क्या हुआ कि एक थर्ड पार्टी के थ्रू, और वो जो थर्ड पार्टी है यूजुअली वो एक वायरस होता है, ठीक है। अब अगर एक थर्ड पार्टी या वायरस के थ्रू जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाए, तो ये भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है, और इसे हम नाम देते हैं व्हाट? ट्रांसडक्शन। राइट स्टूडेंट्स, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरियल ग्रोथ का एक स्पेसिफिक कर्व, जिसे हम लोग ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया मूव करते हैं। आइए इसको हम देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास एक आइडियल कंडीशन है, और इस आइडियल कंडीशन में हम लोगों ने किया क्या है कि नंबर 1 पे हमने एक फ्लास्क ली है, और इस पर्टिकुलर फ्लास्क के अंदर यू आर ऑब्जर्विंग कि हमने एक न्यूट्रिएंट क्या ऐड कर दिया? हमने ब्रॉथ ऐड कर दिया है। ब्रॉथ क्या होता है स्टूडेंट्स? एक लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम होता है। जब ये इसके अंदर ऐड हमने किए बैक्टीरिया, तो आपने देखा कि इनिशियली नंबर 1 स्टेज के ऊपर स्टिल बैक्टीरिया आर नॉट डिवाइडिंग एक्टिवली, बिल्कुल डिवाइड नहीं कर रहे हैं, आराम सुकून से बैठे हुए हैं। और इस पर्टिकुलर फेज में आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया का जो नंबर है वो बहुत कम है, और ये वाले बैक्टीरिया अपने आप को बेसिकली एक्लेमेटाइज कर रहे हैं, अपने आप को उस माहौल के मुताबिक ढाल रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं अपने आप को, राइट। जब इस पर्टिकुलर फेज में ये बैक्टीरिया होंगे, तो आपको नजर आएगा कि अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है और नंबर ऑफ बैक्टीरियम जो है वो बहुत कम है। देन टाइम विल कम कि जब ये एक्लेमेटाइज स्टेज से आगे निकलेंगे, तो अब ये डिवाइड होना शुरू होंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर फेज में अभी भी जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत ज्यादा है, और जो बैक्टीरिया का नंबर है इट इज लैगिंग बिहाइंड का नंबर है, वो बहुत पीछे रह रहा है। इसीलिए हम इस पहली फेज को क्या बोलते हैं? लैग फेज, राइट। अब नंबर 2 स्टेज को देखें। नंबर 2 स्टेज में नो बैक्टीरिया दे आर डिवाइडिंग मोर एक्टिवली, राइट। इस पर्टिकुलर फेज में आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया आर डिवाइडिंग एट एक्सपोनेंशियल रेट, राइट। बहुत ही तेजी के साथ, बहुत ही स्पीड के साथ वो अपने आप को रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से गुजार रहे हैं, बिकॉज कॉपियस बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। जब बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, तो वो इन न्यूट्रिएंट्स को पूरे तरीके से एक्सप्लॉइट करेंगे और फुल रेट पर रिप्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए हमने इसको एक्सपोनेंशियल रेट के रेफरेंस से, रेज टू द पावर के रेफरेंस से, 10 रेज टू द पावर 2, रेज टू द पावर 3, रेज टू द पावर 4 को नॉर्मली हम लॉगरिथम में यूज करते हैं। इसीलिए मैंने इस सेकंड फेज को क्या नाम दिया हुआ है? लॉग फेज। लेकिन सदा कोई चीज नहीं रहती। पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर फ्लास्क पे आप देख रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड बैक्टीरिया के बराबर हो जाएंगे। अब क्या होगा स्टूडेंट्स? अब बैक्टीरिया को ये बात का अंदाजा होगा कि शायद हमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली है, और अब जो नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स नजर आ रहे हैं इस फ्लास्क के अंदर वो बहुत कम है, और जो नंबर है बैक्टीरिया का वो बहुत बढ़ गया है। तो बैक्टीरिया क्या करेंगे? अब रिप्रोड्यूस करना छोड़ देंगे, राइट। और जब वो रिप्रोड्यूस करना छोड़ेंगे, तो एक फ्लैट प्लेचू नजर आएगा उनके ग्रोथ कर्व में, राइट। इस फ्लैट प्लेचू को हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज, व्हेन नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर नॉट इंक्रीजिंग एनी मोर, नंबर और ज्यादा नहीं बढ़ रहा, तो इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्टेशनरी फेज। लेकिन फिर भी जो बैक्टीरिया ऑलरेडी इस फ्लास्क के अंदर प्रेजेंट है, उन्हें अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत थी, और न्यूट्रिएंट्स बहुत तेजी से क्या हो रहे हैं? डिप्लीट का मतलब होता है कम। तो रिजल्ट क्या होगा कि अब ये बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाएंगे। इसे हम बोलते हैं डिक्लाइन फेज और डेथ फेज, बिकॉज के बैक्टीरिया आर गोइंग टू फेस द डेथ ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स।
राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से यू मे सी, अब दोबारा से ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया स्टूडेंट, लैग फेज, फिर ड्रॉ किया हम लोगों ने व्हाट, लॉग फेज, और अब हम ड्रॉ कर रहे हैं क्या, स्टेशनरी फेज, और जो आखिरी फेज है उसे हम क्या बोलते हैं, डिक्लाइन फेज। तो इन चारों फेजेस से मिलने से जो कर्व बनता है उसे हम ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया बोलते हैं, राइट। यहाँ पे हम आज अपने लेक्चर को खत्म करते हैं और आई होप कि आपने इस पर्टिकुलर चीज को अप्लाई भी करना है जिंदगी में, पर्टिकुलरली जब आप लोग किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाएंगे और आप लोगों को बैक्टीरिया ग्रो करने पड़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हमने पर्टिकुलरली किस लेवल के ऊपर जाके बैक्टीरिया से मैक्सिमम कोई प्रोडक्ट ऑब्टेन करनी है। तो डेफिनेटली इट शुड बी द लॉग फेज, राइट, जहां पे बैक्टीरिया मैक्सिमम ग्रो कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड खुश रहें, खुश रखें और अपने इर्द गिर्द लोगों में भी खुशियां बांटें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।